नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। संकट सुलझाने के लिए समाजवादी पार्टी में बैठकों का दौर जारी। अखिलेश शिवपाल ने एक दूसरे के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप। मुलायम ने अमर सिंह का किया बचाव। तीन तलाक मसले का न हो राजनीतिकरण। महोबा की परिवर्तन रैली में बोले प्रधानमंत्री, मुस्लिम महिलाओं को संवैधानिक हक दिलाना सरकार की जिम्मेदारी। टाटा समूह ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया। रतन टाटा को 4 महीने के लिए जिम्मेदारी। नए प्रमुख को ढूंढने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन। सत्तावन लोगों पर बैंकों के 85,000 करोड़ रुपए बकाया। सुप्रीम कोर्ट में 500 करोड़ से ऊपर के बकायेदारों की सूची से खुलासा। नाम सार्वजनिक न करने के पक्ष में आरबीआई। दिल्ली में चिकनगुनिया के मामलों में 38% की बढ़ोतरी। मरीजों की संख्या 10,000 के पार। डेंगू के भी 324 नए मामले। भाई देखते हैं पहली खबर। समाजवादी पार्टी में दरार पाटने के लिए बेनतीजा बैठक खत्म रही, लेकिन इसके बाद भी बैठकों का दौर जारी है। दिन की बैठक के बाद आज शाम शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री आवास जाकर अखिलेश से मुलाकात की और उसके बाद दोनों एक ही गाड़ी से मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। समाजवादी पार्टी की अहम बैठक में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के बीच भावनाओं में जमकर बहे। आंसू तक निकल आए। आखिरकार मुलायम सिंह यादव अमर सिंह और शिवपाल यादव के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने शिवपाल को जमीन से जुड़ा नेता बताया तो अमर सिंह को भाई जैसा बताते हुए कहा कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो आज वो जेल में होते। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को खारिज कर दिया। नौजवानों को सम्मान मैंने दिया है, किसी ने दिया। हमने बड़े बड़े पदों पर हमने निकाला। ये संकट नौजवानों को मैंने बनाया, संविधान में बदलाव किया। नौजवान आएगा ये मैंने किया। इससे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी में चल रही मौजूदा उठापटक का दोष अमर सिंह पर मढ़ा। उन्होंने साफ तौर पर नई पार्टी बनाने के आरोपों को खारिज करते हुए पद छोड़ने की पेशकश भी की। अमर से मेरी नाराजगी इस बात की है कि आप हटाना चाहो हटा दे, लेकिन अमर सिंह ने कहा था कि अगस्त और अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। वो कह रहे थे नवंबर में अखिलेश नहीं रहेगा मुख्यमंत्री। ये अमर सिंह कह रहे हैं। इसी दौरान हंगामे के बीच शिवपाल यादव अखिलेश यादव से माइक भी छीनते नजर आए। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। शिवपाल यादव ने दावा किया कि अखिलेश यादव ने उनसे नई पार्टी बनाने की बात कही थी। मैं भी बोलूंगा नहीं। तो मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, मुझसे उन्होंने कहा था मैं तो दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलके चुनाव लड़ूंगा। मुझसे कहा था, मैं कसम खा करके कहता हूं, मुझसे कहा था। वहीं लखनऊ में पार्टी मुख्यालय के बाहर हो रही इस बैठक से पहले अखिलेश और शिवपाल समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। रविवार को अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव समेत 4 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और समाजवादी पार्टी के भीतर जारी विवाद पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ परिवार बचाने की चिंता है, जबकि बीजेपी को प्रदेश की चिंता है। वहीं कांग्रेस और वाम दलों ने इसे समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मसला बताया है। समाजवादी पार्टी में जारी खींचतान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखी आलोचना की। महोबा में बुंदेलखंड परिवर्तन रैली में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश की बजाय परिवार की चिंता में लगी हुई है। एक तरफ परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ कुर्सी पाने की चिंता है।
तीसरे हम हैं जिन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाने की चिंता है। पार्टी से निकाले गए नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश के बिना समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। कोई सवाल नहीं अलग पार्टी बनाने। अलग पार्टी क्यों बनाए? अलग पार्टी वे बनाए जिनके पास कुछ नहीं, सब कुछ अखिलेश के पास। जनता अखिलेश पास के, जनता ही पार्टी होती है, वही मतदाता पार्टी होती है। अभी तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि अखिलेश कैसे मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस और वाम दलों ने इसे समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला बताया है। It is an internal matter of Samajwadi Party. At the same time, we'll have to wait and see what will be the political fallout of the feud. बहुमत पर कोई संवैधानिक संकट तो आया नहीं अभी, तो इसलिए ये कह देना कि वो मेजॉरिटी प्रूव करें, मैं समझता हूँ समय से पहले बोली जा रही बात। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को अखिलेश यादव से सदन में बहुमत साबित करने की मांग की थी। विशाल दैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और समाजवादी पार्टी मचे इस घमासान पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। राहुल जी, लंबा आपका अनुभव है पत्रकारिता का और तमाम राजनीतिक पार्टियों में और परिवारों में उथल पुथल देखी है, लेकिन जिस तरीके की उथल पुथल इस परिवार में हो रही है, कैसे आप इसे देखते हैं? और क्या वाकई ये सब कुछ जो दिख रहा है ये ऐसा ही है या फिर कहीं इसके रास्ते जो हैं वो दूर तक जा रहे हैं? कम से कम उत्तर भारत में ये अभूतपूर्व है, जहाँ तक मेरी याददाश्त है। दक्षिण में, तमिलनाडु में और जगह इस तरह के कुछ उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल सचमुच ये अंतःस्फोट जिसे कहते हैं, इम्प्लोड कर रही है समाजवादी पार्टी। और अब आज ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आई हैं जो मतलब केवल ये समाजवादी पार्टी पर ही उसको ही कलंकित नहीं करती, लेकिन हमारी पूरी लोकतंत्र को और उसके चरित्र को भी उजागर करती हैं कि दरअसल मामले क्या हैं। अब मुलायम सिंह का ये कहना है कि अमर सिंह ने मुझे जेल जाने से बचाया, तो ये जो संकेत है ये उसको थोड़ा भीतर जाएंगे तो बहुत गड़बड़ है। उनके ऊपर हम जानते हैं कि आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले हैं, वो सीबीआई में चल रहे हैं। सीबीआई कभी नरम होती है, कभी गर्म होती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो असली राजनीति या राजनीति के मंच से नेपथ्य में जो असली जो चीज़ें चलती हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी हज़ारों करोड़ की राजनीतिक और आर्थिक जागीर भी है, विरासत के मसले हैं, परिवार के बैठने के मसले हैं, परिवार के अंतरकलह, ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। और वो ऐसे समय में आ रही हैं जो मैं समझता हूँ कि सबसे गलत समय किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है। सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनाव की बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है। मुझे नहीं लगता कि इससे अब उबर पाएगी समाजवादी पार्टी। अभी ये ज़रूर हमें लग रहा है कि आज शाम तक, रात तक, जब तक हम बात कर रहे हो, शायद कुछ खबर आ जाए, देर रात तक आ जाए कि कुछ सुलटा लिया गया है, जैसे ऊपरी पैचअप कहेंगे, वो होता दिख रहा है, वो कर लेंगे वो। लेकिन इससे जो संदेश जा चुका है, अब जो दरारें पड़ चुकी हैं, उनको नहीं पाटा जा सकता। तो आज नहीं तो कल अब समाजवादी आंदोलन के एक प्रतिनिधि के रूप में और सबसे प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में देश में समाजवादी पार्टी थी, और उत्तर प्रदेश में तो वो थी ही। वो अब एक ताकत नहीं रह सकेगी, और इसके परिणाम हम जानते हैं कि प्रदेश के लिए भी है, पार्टी के लिए तो बेहद गंभीर है। पार्टी में जिस तरीके का, मैं कहूँ परिवार में जिस तरीके का इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई है, युवा मुख्यमंत्री, और आज जब जो बंद बैठक का सच सामने आया कई वीडियो क्लिप के जरिए, इससे पहले कि कभी भी ऐसा दिखा कि एक मुख्यमंत्री इतना कमज़ोर साबित हो रहा हो, परिवार के अंदर इस तरह के दबाव हो, और ऐसे में फिर वापस उसी पर भरोसा परिवार के मुखिया? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। मुख्यमंत्री बोल रहा हो, मुख्यमंत्री को वो सब रोते हुए बातें कहनी पड़ रही हों, मंच पर ही उसको पिता की डांट पड़ रही हो, और उसके हाथ से माइक छीनकर उसके चाचा उसको झूठा कह रहे हों, ये बिल्कुल अभूतपूर्व दृश्य हैं, ऐतिहासिक है। ये कभी हुआ ही नहीं, हम अकल्पनीय थे ये। तो अब ये जो हो चुका है, जो बातें कही जा चुकी हैं, इनको कितना भी अब मुलायम सिंह के दबाव में, चुनाव के दबाव में दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन अब वो ताकत तो निकल गई है पार्टी की। अब केवल वो शरीर कब तक कैसे चलाते हैं, ये एक आगे देखना बाकी है। और ऐसे में इस पूरे, मैं कहूँ कि विवाद का जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उत्तर भारत की राजनीति रही है, उस पर किसी तरह का असर आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अब तक हमें दिखता था कि पिछले कई चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति चुनाव की दृष्टि से चार लगभग एक जैसे ताकतों के, पार्टियों के बीच में बटी हुई थी, और एक जकड़ सी गई थी। उसमें सपा सबसे बड़ी, एक सपा बसपा, ये दो सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टियां वहाँ पे थी इस समय। अब सपा अगर बिखरेगी, जो कि वो बिखर चुकी है, तो इसका फ़ायदा बाकी सारी पार्टियों को होगा।
किसको कम और ज़्यादा होता है ये थोड़ा अभी भविष्य में पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बसपा को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा इससे हो सकता है। हालांकि फ़ायदा उठाने की कोशिश सबोर से होगी। ये संभव है कि जो एक मजबूत धड़ा या ज़्यादा वर्चस्वशाली धड़ा समाजवादी पार्टी का आगे चल के बनेगा, अगर पार्टी औपचारिक उस पर टूटती है तो फिर वो कांग्रेस के साथ कोई ना कोई उसका समझौता हो सकता है। आरएलडी के साथ तो कुछ चल ही रही हैं। तो हम जानते हैं कि एक नए तरह का समाजवादी और एक गठबंधन जैसी तस्वीर भी बन सकती है कि नीतीश कुमार की भी दिलचस्पी यहाँ पे होगी, वो भी यहाँ पे चुनाव अभियान में उतरे हुए हैं। तो ये एक नए समीकरण अब निश्चित ही बनेंगे। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से समाजवाद के नाम पर आंदोलन चला, मुलायम सिंह उस आंदोलन से निकले और जिस मुद्दे को लेकर है, जिस मैं कहूँ कि धन या फिर आर्थिक ताकत को लेकर झगड़ा चल रहा है, क्या ये दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में जो पार्टियां हैं उनके अंदर लोकतंत्र तो है ही नहीं, और असल में जो सब कुछ तय हो रहा है वो महज एक परिवार या एक सुप्रीमो तय कर रहा है? देखिए, यही है कि जब आप, जैसे मैंने लिखा भी है कि प्रजा के हित को पार्टी के हित में और पार्टी के हित को अपने परिवार के हित में रूपांतरित कर देते हैं, और जो शिखर पे बैठा है उस पार्टी का नेता, उसके दृष्टि में अब यही सबसे बड़ा एक उद्देश्य उसका रह जाता है कि किसी तरह ये होता रहे और हमारी गद्दी बनी रहे। तो ये होता है। हमने देखा कि ये बिहार में भी हुआ। तो समाजवादी आंदोलन से जो दो मजबूत, चुनावी दृष्टि से मजबूत पार्टियां निकली जिन्होंने राज किया है उत्तर प्रदेश बिहार, दो सबसे बड़े हमारे राज्यों पर, उन दोनों में आप देखिए कि अंततः वो परिवारवाद के सबसे निकृष्टतम और शर्मनाक और बिल्कुल निर्लज्ज उदाहरण के रूप में देश में सामने आई हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। समाजवाद के नाम पर ये हुआ है। लोहिया की विरासत जिसके पास हो, जिसके पास आचार्य नरेंद्र देव की विरासत हो, जयप्रकाश नारायण से प्रेरित जो लोग निकले हों, उनकी यह दुर्दशा देखना बहुत दुखद है। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपके चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। पाकिस्तान से हो रही लगातार फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। बीती रात अंधाधुंध गोलीबारी में भारतीय चौकियों और घरों को निशाना बनाया गया। इससे एक बच्चे की मौत हो गई। गृहमंत्री ने बीएसएफ प्रमुख से बात कर पूरे हालात की जानकारी ली। बीएसएफ ने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जम्मू जिले में पाकिस्तान ने भारी हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की है। इसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया और एक जख्मी है। गोलीबारी में 6 साल के एक बच्चे की भी जान चली गई। 9 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घर पे सैलिंग गिरा, सैलिंग गिरने के पास ही एक 5 फुट का फर्क है जहाँ पड़ा था, तो उसको वहाँ के सीधा लग गई। कांच कूंच सभी टूट के फिर भी उसको लगे। बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ। किस तरह का गोलीबारी? गोला मोटे गोले थे सर। हाँ, काफी पड़े थे। हमारे घर में 3 पड़े हैं। ये फायरिंग आरएसपुरा, अरनिया, सुचेतगढ़, कानाचक, परगवाल सेक्टरों में हुई। गोलीबारी बीती रात शुरू हुई और कई घंटों तक चलती रही। पाकिस्तानी रेंजर्स ने 25 से ज्यादा सीमा चौकियों और गांवों को निशाना बनाया। बहरीन दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के महानिदेशक से बात की। उन्होंने हालात की समीक्षा की। बीएसएफ के महानिदेशक के शर्मा ने कहा कि हर फायरिंग का पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जा रहा है। हमने हर बार उनको करारा जवाब दिया और इस बार भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनको बिफिटिंग और मजबूत जवाब दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान 40 से ज्यादा बार फायरिंग कर चुका है। बीते शुक्रवार को ऐसी ही फायरिंग के बाद
बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी रेंजर्स और 1 आतंकी मारा गया था। लगातार हो रही गोलीबारी के बाद कई गांवों को खाली कराया गया है। कई स्कूलों को बंद कर वहां राहत शिविर बनाए गए हैं। जो लोग गांव छोड़कर नहीं गए वो बंकरों में शरण लिए हुए हैं। काफ़ी हैवी शेलिंग चल रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी कैंप वगैरह वो ऑलरेडी तैयार रखे हुए हैं। कोई ऐसी माइग्रेशन होगी तो उन कैंपों में उनको पूरी फैसिलिटेट करेंगे। और जम्मू के उपायुक्त सिमरनदीप सिंह ने बताया कि प्रशासन ने घरों और मवेशियों को हुए नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। गोलीबारी में घरों और दूसरी संपत्तियों को खासा नुकसान पहुंचा है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि सीमा पार से हुई फायरिंग में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर घाटी में शांति बनी हुई है। पीटीआई के मुताबिक राजधानी श्रीनगर के कई इलाकों में आज ट्रैफिक जाम भी दिखा। अधिक से अधिक लोग अलगाववादियों की हड़ताल का बहिष्कार कर काम पर निकले। लाल चौक के पास भी कई रेहड़ी पटरी वालों ने दुकानें लगानी शुरू कर दी हैं। अलगाववादियों की हड़ताल की वजह से स्कूल कॉलेज अब भी बंद है। इस बीच कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आज एक आतंकी को मार गिराया। लोलाव इलाके में आतंकियों के छिपे होने के बाद सेना ने सर्च अभियान शुरू किया तो आतंकियों के पास से हथियार बरामद किए गए। भारत ने बहरीन को बताया है कि पाकिस्तान से पैदा हो रहा आतंकवाद सबसे बड़ी चिंता है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ये बात बहरीन के आंतरिक मामलों के मंत्री राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से कही। उनके मुताबिक पाकिस्तान आतंकियों को समर्थन बंद करने को तैयार नहीं और इसीलिए उसके किसी भी वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह के मुताबिक कश्मीर में शांति पाकिस्तान की देन है और जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत की जा रही है और उसमें सफलता भी मिली है। गृहमंत्री के दौरे को खासा अहम माना जा रहा है क्योंकि बहरीन पाकिस्तान के साथ इस्लामिक देशों के संगठन OIC का सदस्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 तलाक के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महोबा में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना संविधान के तहत सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने मीडिया से इसे राजनीति और सांप्रदायिक मुद्दा न बनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के महोबा में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड परिवर्तन रैली की। उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर विपक्ष और मीडिया को संयम दिखाने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पे होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल संकट के समाधान के लिए केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है। उन्होंने राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर भू और खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया कि अगर बुंदेलखंड को पानी मिल जाए तो यहाँ के पानीदार लोग हैं जो यहाँ की जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। माफियाओं से ये जमीन छीनने के कारोबारों पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। उन्होंने बुंदेलखंड की अनदेखी के लिए बीएसपी और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने राज्य सरकार पर बुंदेलखंड के विकास के लिए दिए गए फंड का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने गैस पाइपलाइन और रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण समेत कई योजनाओं की आधारशिला रखी। परियोजना से वाराणसी के लोगों को पाइपलाइन के जरिए कुकिंग गैस और CNG मिलेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर जोर दिया। साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से बर्खास्त कर दिया गया है। रतन टाटा को 4 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए रतन टाटा समेत 5 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। मुंबई में कंपनी की बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। मिस्त्री को करीब 4 साल पहले ये जिम्मेदारी रतन टाटा से ही मिली थी। टाटा सन्स का टर्नओवर $100 अरब का है, लेकिन हाल के वर्षों में कंपनी को कई क्षेत्रों में चुनौतियां मिल रही हैं और माना जा रहा है कि मिस्त्री जिस तरह गैर लाभकारी कंपनी को बंद कर रहे थे उससे शेयरधारक नाराज थे। कंपनी ने मार्च में ब्रिटेन का स्टील कारोबार बंद करने का ऐलान किया था।
सिर्फ 57 लोगों पर बैंकों का 85,000 करोड़ रुपया बकाया है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। कोर्ट ने आरबीआई से पूछा कि इन लोगों के नाम सार्वजनिक करने की बजाय छिपाए क्यों जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि इन लोगों के नाम और बकाया रकम की जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। हालांकि आरबीआई ने बैंकों के हित में नाम उजागर करने का विरोध किया। इस पर कोर्ट ने आरबीआई को देश हित में काम करने को कहा। कोर्ट ने आरबीआई से उन लोगों के नाम मांगे हैं जिन पर 500 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। अब टैक्स जमा करने वाले वेतनभोगियों को टीडीएस कटने की जानकारी एसएमएस अलर्ट के जरिए मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज टीडीएस के लिए एसएमएस सेवा की शुरुआत की। इस सेवा के बाद अब आयकर विभाग नौकरी पेशा वर्ग के 2.5 करोड़ करदाताओं को हर 3 महीने पर टीडीएस कटौती की सूचना एसएमएस के जरिए देगा। सीबीडीटी जल्द ही हर महीने इस सेवा की शुरुआत करेगा। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में कमी नहीं आ रही। एमसीडी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस मौसम में चिकनगुनिया के 10,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। इसमें 2,800 मामले पिछले हफ्ते आए। साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार के अधीन दूसरे अस्पतालों में 3,000 से ज़्यादा मामले आए। वहीं डेंगू के मामले भी नहीं थम रहे। 22 अक्टूबर तक डेंगू के 3,300 से ज़्यादा मामले सामने आए। और अब बर्ड फ्लू की आशंका के बीच दिल्ली में 4 पक्षियों की मौत हो गई है। और इसके बाद दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। आंध्र प्रदेश ओडिशा सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दोनों राज्यों के सुरक्षा बलों के साझा अभियान में 24 नक्सली मारे गए। मरने वालों में नक्सलियों के 2 बड़े नेता भी शामिल हैं। इसमें कुछ महिला नक्सली भी हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि इन इलाकों में बड़ी संख्या में नक्सली जमा हुए हैं और इसके बाद भूसीपुट और बेजांगी इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। करीब 1 घंटे तक हुई मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान घायल हुए, जिन्हें हेलीकॉप्टर से विशाखापत्तनम के अस्पताल में भर्ती किया गया। बाद में एक जवान की मौत भी हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से 4 AK-47 राइफल्स के साथ कुछ और हथियार बरामद किए हैं। We suspect one Uday, who is a state committee member, is also one of them. He has Andhra Police has declared 2 lakh rupees reward on them. About 10 303 rifle, 2 SLR, 4 AK-47, and some kit bags has been recovered. मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह आज उग्रवादी हमले में बाल-बाल बच गए। उन पर यह हमला उखरूल हेलीपैड पर उतरने के दौरान हुआ। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से बाहर आते ही उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें मणिपुर राइफल्स का जवान घायल हुआ। हमले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने अपना दौरा रद्द कर वापस इम्फाल लौट गए। मुख्यमंत्री ने हमले के बाद कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। दरअसल मुख्यमंत्री उखरूल जिले में चिंगाई और हुनफंग गांव में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे। मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं के जाने का रास्ता साफ हो गया है। दरगाह ट्रस्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए महिलाओं को भी दरगाह के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश की इजाज़त देगा। ट्रस्ट ने इसके लिए दरगाह में ज़रूरी ढांचागत बदलाव के लिए कोर्ट से 4 हफ्ते का वक्त मांगा, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को महिलाओं को हाजी अली दरगाह में मज़ार के भीतर तक जाने की इजाज़त दी थी। विदेश मंत्रालय ने चीन की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और ऐसे में भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा का सरकार की सहमति से अरुणाचल दौरे में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। इससे पहले चीन ने अमेरिकी राजदूत के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर आपत्ति जताई थी और इसे भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिकी दखल बताया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा कि इससे विवाद जटिल होगा और सीमा शांति पर असर हो सकता है। अमेरिकी राजदूत ने 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर तवांग इलाके का दौरा किया था। अमेरिका में 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए उनकी दावेदारी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया। अपनी पार्टी के उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के लिए प्रचार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने
एक बार फिर राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। लास वेगास में चुनावी रैली के दौरान ओबामा ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप की दावेदारी हर दिन कमजोर हो रही है। उन्होंने एक बार फिर हिलरी क्लिंटन को राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया। You've got a guy who proves himself unfit for this office every single day, every single way. And on the other side, you've got somebody who is as qualified as has ever run for the presidency, Hillary Rodham Clinton. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए अपनी जीत का दावा किया। 16 days we're going to win the great state of Florida and we are going to win back the White House. We're going to win it back, folks. Investors Business Daily, the most accurate poll from the last election and the 2 elections before that, just announced that we are leading nationally by 2 points. बराक ओबामा ने हाल ही में चुनाव नतीजे नहीं मानने के डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी उनकी तीखी आलोचना की थी। ट्रंप ने ओहियो की एक रैली में कहा था कि जीतने पर ही वो चुनाव नतीजों को मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।